गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू पॉडकास्ट सीरीज ऑफ विकास मीडिया। आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति जुड़ेंगे जो कि उम्र को बीट कर रहे हैं, यानी कि एज को बीट कर रहे हैं। ऐसे लोगों को मैं जिंदा दिल इंसान बोलता हूँ, जो उम्र के घटते साथ भी फिट रहते हैं और जिंदा दिली से अपने जीवन को जीते हैं। पिछले पॉडकास्ट में हम ऐसे ही शख्सियत से मिले थे जो थे डॉक्टर जिगर परिहार। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं चर्चा में डॉक्टर मनोज तिवारी। ये विशेषज्ञ हैं आयुर्वेदिक फार्मा के, यानी रस शास्त्र और भेषज कल्पना से। इनका एक लंबा अनुभव रहा है क्लिनिकल फील्ड में भी और स्पोर्ट्स फील्ड में भी। हरियाणा प्रदेश, जो कि एक स्पोर्ट्स प्रधान देश है, ऐसे देश में सबसे पहले जो जिम से इंटीग्रेटेड पंचकर्मा की थेरेपी की जो शुरुआत की थी, वो हमारे डॉक्टर मनोज तिवारी सर ने ही की थी। साथ ही साथ बिस्लरी जैसी कंपनियों के साथ MOU के तहत इन्होंने डिफरेंट नई थेरेपीज़ का भी हमारे यहाँ पर चलन शुरू किया। अभी डॉक्टर साहब एसोसिएट प्रोफेसर हैं वर्किंग आयु ज्योति आयुर्वेदिक कॉलेज सिरसा में, और साथ ही साथ क्लिनिकल प्रैक्टिस भी कर रहे हैं अपने खुद के सेटअप पे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए मैं वेलकम करूंगा डॉक्टर मनोज तिवारी सर का। सर, आपका स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट सीरीज़ में। थैंक यू डॉक्टर विकास। तो सर, जैसा कि आपके साथ मैंने काम भी किया है और आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, आपका एक्सपीरियंस देखा है, तो पहली बात तो यही सामने आती है कि आप जहाँ भी जाते हैं एक पॉजिटिविटी क्रिएट करके आते हैं, और आपको देखते ही जो सामने वाला व्यक्ति होता है वो ऊर्जावान हो जाता है। जनरली हम जो अदर फील्ड के डॉक्टर्स देखते हैं वो ऐसा नहीं होते। दिन भर वो OPDs लेते हैं, बट उनमें वैसी एनर्जी नहीं रहती जैसा कि आपके अंदर रहती है। तो सबसे पहले हम आपकी इस एनर्जी का राज जानना चाहेंगे। पॉजिटिव एनर्जी का राज हमेशा पॉजिटिव एनर्जी होता है। अगर आप पॉजिटिवली किसी चीज़ को अप्रोच करेंगे, डेफिनेटली उसकी जो पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलेगी। और सामने वाला अगर शख्स इसी चीज़ के लिए आपके पास आया है तो डेफिनेटली वो अपनी पॉजिटिव एनर्जी को रिगेन करना चाह रहा है या नेगेटिव एनर्जी से दूर होना चाह रहा है। इस वजह से पॉजिटिविटी हमेशा रहती है, प्लस इंटू प्लस होके। अब इसके अलावा हम जो भी बात करेंगे, आप सवाल पूछिए, मैं इसके जैसा ही माफिक उत्तर होगा तो ज़रूर दूंगा। तो डॉक्टर साहब, आपने जैसे बताया कि जो बंदा जैसी एनर्जी प्राप्त करना चाहता है वो वैसे ही स्रोत के पास जाता है। बिल्कुल ठीक बात कही आपने। तो आप लंबे अनुभव से जुड़े हुए हैं यूथ के साथ, जैसे कि आप स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं कॉलेज में। तो आजकल की यूथ में जो लैक ऑफ एनर्जी है, लैक ऑफ स्टेमिना है, या फिर वर्क ना करने की जो टेंडेंसी है, उसकी क्या वजह है? मेडिकली आप इसको कैसे देखते हैं? यूथ को मेरे हिसाब से एनर्जी में कोई कमी नहीं है, डायरेक्शन की कमी ज़्यादा लगती है। दिशाहीन होकर जो एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं। आपने देखा होगा आजकल जो सोशल मीडिया है, सबसे ज़्यादा एनर्जी तो वही गेन कर रहा है। सोशल मीडिया भी अगर पॉजिटिवली एनर्जी को गेन करवाए, जैसा कि आपने देखा होगा कि व्हाट्सअप की यूनिवर्सिटी चलती है जिस पे सभी अपना अपना ज्ञान फेंक रहे हैं शब्द इसलिए क्योंकि वो सही है कि नहीं ये पता नहीं है। कई जो है बिल्कुल नेगेटिव ज्ञान है वो, उसको भी बस फेंक देते हैं क्योंकि पीछे से आया है। तो एक गार्बेज की तरह ही ये रोल ऑन हो रहा है। हो सकता है उसमें कुछ पॉजिटिव एनर्जी वाली बातें भी हों, परंतु नेगेटिविटी ज़्यादा जा रही है। दूसरा, कुछ लोग जो सोशल मीडिया से इतने अटैच हो गए हैं, वो अपनी जो शारीरिक एनर्जी है उसको अपने ज्ञान के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ मीडिया पे ही खर्च करना चाह रहे हैं। अपने शरीर को फिजिकली फिट करके उसको किसी फील्ड में अप्लाई करने के बजाय सिर्फ बातों में ही और अपनी मानसिकता को एक बहुत ही कंसील्ड वे में, एक बहुत ही लोकलाइज्ड एरिया में खर्च कर रहे हैं। शायद ये भी रीज़न है। बहुत ही सही कहा सर आपने। एक डब्बा बंद जिंदगी जैसा जी रहे हैं, और डब्बा बंद कोई भी चीज़ हो वो विद टाइम सड़ती ही है, तो उसमें से हम ऊर्जा की अपेक्षा नहीं कर सकते। तो यूथ को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक प्रॉपर डायरेक्शन की, और प्रॉपर डायरेक्शन हमारे मनोज तिवारी सर जैसे गुरुओं से ही मिल सकती है। तो यूथ को इस बारे में सोचना चाहिए, सोशल मीडिया का पॉजिटिविटी के रूप में प्रयोग करना चाहिए। अच्छा सर, हमने सोशल मीडिया की जैसे बात की, फॉलोवर्स की बात आती है,
तो एक दौर था जब फॉलोवर्स का मीनिंग होता था कि कोई एक अच्छा विचार वाला व्यक्ति होता था, उसको लोग फॉलो करते थे, उसके जीवन को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते थे। लेकिन आज अगर हम देखें तो फॉलोवर्स का मतलब है कि आपको ज़्यादा लाइक्स मिल रहे हैं, आपके साथ कितने फ्रेंड लिस्ट में बंदे हैं और कितने फॉलोवर्स के काउंट आपके अकाउंट पे हैं। तो ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं एक फेक वर्ल्ड, एक फेक इमेजिनेशन से जोड़ती है कि यस, अगर मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स हैं या 1000 फॉलोवर्स हैं तो मैं कहीं ना कहीं कोई बड़ा महान व्यक्ति हूँ। तो इस चीज़ को आप खतरे के रूप में कैसे देखते हैं सर आने वाली पीढ़ी के लिए? देखिए, फॉलोअर होना जहाँ से ये चीज़ शुरू हुई है कि किसी अच्छी चीज़ के लिए या किसी अच्छे अचीवमेंट के लिए आप किसी चीज़ को फॉलो करते हैं तो कभी भी आपको नुकसान नहीं दे सकती। परंतु अंधभक्त होना, जिसको फॉलोअर्स के रूप में लोग लेते हैं, इसके मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। आपको लाइक कितने मिले, डिसलाइक कितने मिले, इन चीज़ों का भी अगर आकलन कर लेंगे आप, तो मेरे हिसाब से नेगेटिविटी जो है वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो सकती है। और नेगेटिविटी तो हर जगह ही है, आप किसी भी चीज़ में ढूंढ सकते हैं। लोग कुछ सोचते हैं कि जैसे डेथ है वो नेगेटिविटी का पार्ट है कि मैं मर जाऊंगा। अरे एक्चुअली दैट इज़ द रियलिटी ऑफ लाइफ। एक्चुअल रियलिटी, जब जन्म हुआ है तो मृत्यु तो होगी होगी। इस चीज़ को नेगेटिव सोचना ही नेगेटिविटी है। और इस चीज़ को ये सोचना कि मैं दुनिया में आया हूँ अपने कर्म करने, कर्मों से जो कि प्रधान है हमारे लिए, जो गीता में भी लिखा हुआ है कि प्रधान कर्म करने के लिए आया है, फल की चिंता मत कर। ये इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने हमें कहा है। कर्मों को देखिए, मेरे हिसाब से उसी को हम पॉजिटिव एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करके चलेंगे तो हमारा जो साक्ष्य है, जो मनुष्य जीवन का गोल है, वो प्राप्त किया जा सकता है। अदरवाइज सब चीज़ नेगेटिव है, जो मर्जी आप सोचें। तो बहुत सही कहा डॉक्टर साहब आपने कि हम किस चीज़ को कैसे लेते हैं वो भी एक मायने रखता है। तो आपने स्पिरिचुअलिटी की बात की जैसे, तो बात को अगर थोड़ा सा घुमा ले हम आयुर्वेद की तरफ, जैसा आपने अभी कहा कि डेथ भी एक नेगेटिविटी नहीं है, वो भी एक कहीं ना कहीं इंडिकेशन है कि मरना सबको एक दिन है। इसी चीज़ को जो वेस्टर्न कल्चर के लोग हैं वो इस तरीके से देखते हैं कि आज का दिन आप अच्छे से जियो, आज के दिन को ऐसा कंसिडर करके जियो कि ये आपका लास्ट डे है। बात सेम है कि डेथ होनी है, बट उसी चीज़ को पॉजिटिवली कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं वो कि एड लाइफ टू डेज, नॉट डेज टू लाइफ। अब इसी चीज़ को अगर हम आयुर्वेद से देखें तो सर हमारी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे हमने सुना भी है कि हमारा ज्ञान कॉपी पेस्ट हुआ है, या फिर यूँ कहें कि हमारी ही चीज़ें हमें पैक करके बेची जा रही हैं, जैसे योग से योगा हो गया। तो इस विषय में आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि उनका फ्यूचर, उनके स्कोप अच्छे रहें और जो बची हुई चीज़ें हैं वो भी हमारे हाथ से ना निकल जाएं? जहाँ तक आयुर्वेद की बात करें हम, आयुर्वेद में एक शब्द हमें ऐड करना चाहिए, क्योंकि सर्च हमारे ऋषि मुनि सब कर चुके, इसमें रिसर्च की ज़रूरत है। और ये एक महासागर है, खोज कभी ख़त्म नहीं हो सकती। इसको जब हम करते हैं, जैसे हम एनर्जी का फंडा है हमारा कि हम इसे रिसाइकिल करेंगे, उसी तरह आयुर्वेद के जो फंडे बेसिक्स हैं उनको तो ऐसा ही रहने दीजिए, उसके ऊपर रिसर्च करें। रिसर्च के साथ कैसे कैसे हर चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। अब के ज़माने में और पुराने ज़माने में आयुर्वेद की मॉडर्नाइजेशन कह दें या तरीक़ों में बदलाव कह दें, जीवन का सिद्धांत वही रहेगा, प्रकृति वही रहेगी, स्वास्थ्य के रीज़न भी वही रहेंगे। सिर्फ़ और सिर्फ आपने अपना लाइफस्टाइल या मॉडर्न लाइफ के अनुसार उसको जीना है। उसी के अनुसार कुछ चीज़ों को और आप अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हैं। आप सुबह उठते हैं, वैसे ही ब्रह्म मुहूर्त में उठ सकते हैं। आप चाहें एक्सरसाइज करना चाहें, जो कि पहले आयुर्वेद में बताई हुई है, दंत धावन करना है, स्नान करना है, या अपने रोज़मर्रा के काम करने हैं। अब इसमें रोज़मर्रा के काम से हम ले लें, आपके व्यापार को ले सकते हैं। अगर आप व्यापार की बात करेंगे, दातुन बेचने वाला आपको दातुन बेच रहा है, पर दातुन में अगर क्वालिटी लेके आएगा वो, तो क्या कर रहा है, वो व्यापार कर रहा है। और आपको क्या स्वास्थ्य के लिए कह रहा है, नीम, लौंग, इन चीज़ों का नाम ले रहा है वो। ये आयुर्वेद के रिसर्च के पार्ट हैं अभी कि किस व्यक्ति पे कौन सी चीज़ सूटेबिलिटी में है। आयुर्वेद ने इसको पहले से लिखा है, एक नंबर ऑफ लिस्ट दी हुई है कि इनमें से आप चुनिए और आप अपने कारोबार के हिसाब से इसको इम्प्लीमेंट करिए। ऐसे ही हर फील्ड, चाहे हम साबुन की बात कर लें, हम कोई रोज़मर्रा की चीज़ों का इस्तेमाल छोड़कर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका हम इस्तेमाल करते हैं।
जन्म से लेके मृत्यु तक पल पल में, जीवन के हर कोने में, हर पार्ट में, हर समय पे आपको आयुर्वेद की सर्च और रिसर्च हर जगह मिलेगी। चाहे इसमें मानसिक शांति की बात कर लो, चाहे इसमें शारीरिक ज़रूरत की बात कर लो, सब चीज़ें आयुर्वेद से रिलेटेड है। इसको एक्सप्लोर करना चाहिए और इसको एज ए फील्ड, चाहे वो आप योगा की तरह, योगा में जैसे लोग योगा करवाते भी हैं और योगा एज ए ट्रेनिंग करके आप अर्निंग करना चाहें तो ये कमर्शियल लेवल पे भी चलती है। ऐसे ही आप घर में भी हरितकी, विविधकी, आंवले की, त्रिफला का इस्तेमाल कर सकते हो रसायन के रूप में, और लोग इसको एज ए कमर्शियल इस्तेमाल करते हैं पैकिंग करके, चाहे टैबलेट बना के, चाहे क्वाथ बनाकर। आप इससे पैसा कमाना चाहें तो वो भी बुरा कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रिसर्च की ज़रूरत है। और रिसर्च आयुर्वेद ने इंडिकेटिव रूप में पहले से बताई हुई है और इसी को समझने में ये महासागर है, जितना मर्जी समझिए आपको कम ही रहेगा और ये स्कोप कभी कम नहीं हो सकता। बहुत सही कहा सर आपने। जैसे कि आयुर्वेद के जो लॉर्ड माने जाते हैं, लॉर्ड धन्वंतरी, वो महासागर से ही अमृत कलश लेकर आए थे। तो इस महासागर में ही जो आने वाले नौजवान डॉक्टर्स हैं वो मंथन करके, रिसर्च करके कुछ नई चीज़ लेकर आ सकते हैं जो कि क्लासिकल प्रिंसिपल्स पर भी बेस्ड होंगे और रिसर्च बेस्ड भी होंगे। तो सर मुझे ऐसा लगता है, आपने जैसे एक वर्ड यूज़ किया इम्प्लीमेंटेशन, इतने सालों से हम देख रहे हैं कि आयुर्वेद की ग्रोथ तो हो रही है, रिसर्च हो रही हैं, बट उनकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत कम हो पा रही है। और हमने आयुर्वेद में एक चीज़ देखी है सर, गुरु शिष्य परंपरा। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं गुरु शिष्य परंपरा कहीं ना कहीं यहाँ पे लैक है, यहाँ पे कमी है इस चीज़ की। एक प्रॉपर जो बॉन्ड होना चाहिए कि रिसर्चर का और उसके जो सीनियर रिसर्चर हैं, वो कहीं ना कहीं बॉन्ड मिसिंग है। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि रिसर्च इम्प्लीमेंटेशन में कम आ पा रही है। आपका क्या कहना है? गुरु शिष्य परंपरा की जहाँ तक बात की, गुरु और शिष्य, ये गुरु और शिष्य एक शब्द मात्र हैं। गुरु और शिष्य माता पिता भी हो सकते हैं, गुरु और शिष्य आपके भाई बहन भी हो सकते हैं, गुरु और शिष्य आपके इंस्टीट्यूशन में पढ़ाने वाले आपके गुरु भी हो सकते हैं। सीखने की चीज़ जहाँ तक है कि किसी चीज़ को कैसे सीखना है, या मानव की अपनी प्रवृत्ति है कि वो क्या करना चाहता है। आज हम आपसे बात कर रहे हैं डॉक्टर विकास, मैं आपका टीचर भी रहा हूँ, पर इनडायरेक्ट वे में हम एक बात करें कि आज की जो हमारी स्थिति है, गुरु शिष्य परंपरा तो है, परंतु कितने गुरु जो हैं जो अब आपके साथ वर्क कर रहे हैं वो आपको कुछ ज्ञान देना चाहेंगे, और कैसा है आपका कि आप कितनों का ज्ञान लेना चाहेंगे। क्योंकि आपने एक बहुत अच्छे स्तर की स्टडी कर ली है, एमडी कर ली है आपने, उसमें आपने बहुत कुछ सीखा होगा। और कहीं ना कहीं एक चीज़ मन में कई बार, हर किसी के लिए तो नहीं पर बहुतों के मन में आ जाती है कि मेरा एक अलग लेवल है, मेरी एक सोच का अलग लेवल है। वैसे ही गुरु शिष्य परंपरा में आजकल शायद जो शिष्य हैं वो इस चीज़ को इतना अच्छा नहीं सोच पा रहे जितना उनको सोचना चाहिए। दूसरा, ज्ञान जो है, ज्ञान किसी का मोहताज नहीं। आप एक छोटे बच्चे से भी ज्ञान ले सकते हैं। एक छोटे बच्चे को आप ध्यान से देखिएगा, वो कभी भी किसी भी चिंता में नहीं होता, कभी नहीं होता। अगर उसे खेलने वाली चीज़ मिलती होगी तो उसे सोना चांदी रख दीजिए उसके सामने, उसका कोई मोल नहीं है। उसके लिए जो प्रेफरेंस है वो खेल है या खेलने वाली वो चीज़ है, मोल का कोई मतलब नहीं। और ऐसे ही जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारी मनमोहक चीज़ सामने रखी हो परंतु सोना एक तरफ रखा हो तो हम सोने की तरफ जाते हैं। ये हमारी बुद्धि का प्रताप है, या बुद्धि ने उस चीज़ को इस तरह से कर दिया है जिसकी वजह से ये चीज़ें लेक ऑफ नॉलेज में चली गई हैं। अब इस लेक ऑफ नॉलेज को व्यक्ति से व्यक्ति चेंज होना ही होना है, वक्त के अनुसार चेंज होना ही होना है। अगर आप ज्ञान लेंगे तो अनमोल मोती की तरह वो चलता ही रहेगा, और अगर आपने बिखेरना है तो जो रेत है, जो अनमोल रेत है, वो भी बिल्कुल ही बेकार है आपके लिए। बहुत ही खूब कहा डॉक्टर साहब आपने। और गुरु शिष्य परंपरा को बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में समझाया कि एक हैंड इन हैंड अप्रोच होनी चाहिए, कि शिष्य का भी फर्ज बनता है कि वो गुरु की रिस्पेक्ट करे और उससे कुछ अच्छा सीखने का प्रयास करे, और गुरु का भी ये फर्ज बनता है कि वो शिष्य को निस्वार्थ भाव से उसको अच्छा ज्ञान आगे पास ऑन करे।